हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग औरंगजेब आलमगीर के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हम क्या पढ़ रहे थे, इसकी जो धार्मिक नीतियाँ थी है ना, उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो चलिए उसकी धार्मिक नीतियों को आगे लेकर चलते हैं और आगे देखते हैं कि और उसमें क्या क्या बातें शामिल थी। ठीक है, चलिए देखिए उसने क्या किया था कि ज्योतिषियों को पंचांग तैयार करने से मना कर दिया था। ठीक है, जो उसने बहुत सारे रोक लगाए थे ना अपने जब वो शासक बना था। तो उसके बाद देखो उसने क्या किया, जो ज्योतिषी होते हैं उनको पंचांग बनाने से उसने मना कर दिया। ठीक है, औरंगजेब ने उसके बाद नियम बनाया कि राजपूत और मराठों को छोड़कर अन्य हिंदू घोड़े और पालकी का सवारी नहीं करेंगे। ठीक है, औरंगजेब ने ऐसा नियम बनाया कि केवल राजपूत और मराठे ही घोड़े और पालकी पर सवारी करेंगे, बाकी कोई भी हिंदू जो दूसरा होगा वो घोड़े और पालकी पर सवारी नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखिए उसने क्या किया कि उसने गुरुवार की रात को पीरों की मजारों पर दिए जलाने की प्रथा को बंद कर दिया। ठीक है, गुरुवार की रात को पीरों की मजारों पर दिए जलाने की प्रथा को उसने बंद कर दिया। ठीक है, आगे देखो कि 1669 में उसने मुहर्रम भी बंद करवा दिया। 1669 में औरंगजेब ने मुहर्रम भी बंद करवा दिया। उसके बाद 1670 ईस्वी से उसने अपना जन्मदिन मनाना भी बंद कर दिया। ठीक है, 1670 ईस्वी के बाद जो है उसने क्या किया, अपना जन्मदिन भी मनाना उसने बंद कर दिया। ठीक है, तो यहां तक सब कुछ क्लियर। तो अब हम इसके आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, 1661 से लेकर के 1669 ईस्वी के बीच में औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को नष्ट कर दिया, तुड़वा दिया। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहले उसने सोमनाथ के मंदिर को तुड़वाया। ठीक है, उसके बाद देखिए मथुरा के केशव राय मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर आदि बहुत सारे मंदिरों को उसने क्या किया, तुड़वा दिया। ठीक है, आगे देखिए कि जजिया, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जजिया शासनकाल के 22वें वर्ष में, ठीक है, अपने शासनकाल के 22वें वर्ष में यानी कि 12 अप्रैल 1679 ईस्वी को इसने जजिया कर वापस लगा दिया। ठीक है, जजिया कर क्या था, जो कि गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। और जजिया जो था वो कब शुरू हुआ था, वो सल्तनत पीरियड में शुरू हुआ था, जिसे कि अकबर ने समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने दोबारा से इसको शुरू कर दिया। ठीक है, जजिया को दोबारा से औरंगजेब ने गैर मुसलमानों पर लगने वाला टैक्स था उसको इसने शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे है कि अच्छा देखिए जजिया कर जो है ये सबसे पहले उसने कहाँ लगाया, मारवाड़ में लगाया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देखिए फर्स्ट और लास्ट जो होता है वो हमेशा याद रखना पड़ता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले औरंगजेब ने जब जजिया का स्टार्ट किया तो सबसे पहले उसने कहाँ लगाया, मारवाड़ में लगाया। ठीक है, चलिए आगे देखिए विद्रोह, औरंगजेब के काल में होने वाले कुछ प्रमुख विद्रोह। ठीक है, तो आइए उनको देखिए। मथुरा में जाटों का विद्रोह, ठीक है, मथुरा में जाटों का विद्रोह, राजा राम और राम चेहरा का विद्रोह 1686 ईस्वी में। इसने क्या किया था कि सिकंदरा में अकबर के कब्र से हड्डियों को निकाल करके जला दिया था। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजा राम और जो राम चेहरा है इसने 1686 में सिकंदरा से अकबर के कब्र से उसकी हड्डियों को निकलवा करके और उसको जला दिया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सतनामी विद्रोह, उसके बाद सिख विद्रोह। सिख विद्रोह में क्या हुआ था कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी दे दी थी। ठीक है, तो यहां तक सब कुछ जितने भी ये जो पिक्चर है ये सारा पिक्चर आपके सामने क्लियर हो गया। तो अब हम इसके आगे देखते हैं कि आगे और क्या चीजें हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट जो है औरंगजेब की भी कहानी जो है वो फिनिश होने वाली है, तो अब थोड़ा और बचा है उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए देखो बच्चों, अपने धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने दरबार में होली, दशहरा, दिवाली ये सभी त्योहारों को मनाने पर पाबंदी लगा दी, इस पे रोक लगा दिया। ठीक है, और एक ठीक है, आइए आप देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के विघटन में औरंगजेब की क्या भूमिका रही है। ठीक है, औरंगजेब के बाद जो है मुगल साम्राज्य का विघटन होने लगता है, उसका पतन होने लगता है। तो उसमें मुगल साम्राज्य के विघटन में औरंगजेब की क्या भूमिका रहती है, आइए अब हम उसे देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, देखिए औरंगजेब की धार्मिक नीतियां हिंदू विरोधी थी,
जिसके कारण हिंदू सामंत और सामान्य प्रजा जो थी वो मुगलों के विरोधी हो गई। जो धार्मिक नीतियां बनाई थी औरंगजेब ने वो हिंदू विरोधी थी, ठीक है, वो हमने पढ़ा। तो हिंदू विरोधी होने के कारण जो हिंदू सामंत थे और जो हिंदू सामान्य प्रजा थी वो सभी जो है वो मुगलों के खिलाफ हो गए, उनके विरोध में हो गए, ठीक है। चलिए, औरंगजेब की राजपूत नीति में भी दोष था, ठीक है, जिसके कारण मारवाड़ और मेवाड़ मुगलों के विरोधी हो गए। औरंगजेब की जो राजपूत नीति थी वो भी दोषपूर्ण थी, जिसके कारण जो है मारवाड़ और मेवाड़ ये दोनों ही इनके खिलाफ हो गए, ठीक है। चलिए, उसकी जो दक्षिण नीति थी वो भी अव्यवहारिक थी, ठीक है ना। उसकी दक्षिण नीति यानी कि औरंगजेब की जो दक्षिण नीति थी वो भी अव्यवहारिक थी। बीजापुर और गोलकुंडा को विलय करके, मतलब जब उसने अपना दक्षिण अभियान किया, क्योंकि जो मुगल थे ना वो शुरू से ही दक्षिण अभियान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कभी भी पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए थे। तो इसलिए औरंगजेब जो था ना वो चाहता था कि मैं किसी भी तरीके से दक्षिण का अभियान जो करूं और उसको मैं जीतूं, ठीक है, उस पर जीत हासिल करूं। तो इसमें उसने अपना जीवन का अत्यधिक जो समय था वो अपना दक्षिण अभियान में ही उसने लगाया। तो उसने क्या किया कि बीजापुर और गोलकुंडा को तो उसने जीत लिया और मुगल साम्राज्य में उनका विलय भी कर दिया। लेकिन साम्राज्य इतना बड़ा हो गया कि अब भाई साम्राज्य सिर्फ बड़ा करने से तो नहीं चलेगा ना, उसकी देखभाल भी होनी चाहिए, है ना, उस पर पकड़ आपकी होनी चाहिए, तभी सब चीज कंट्रोल में रहेगा ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इतना ज्यादा बोझ हो गया, इतने बड़े साम्राज्य का बोझ इतना ज्यादा हो गया कि मुगल साम्राज्य जो था वो अपने ही बोझ से चूर होकर के पूरी तरीके से बिखरने लगा, ठीक है। चलिए, यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अपने धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने दरबार में होली, दशहरा, दिवाली ये सभी त्योहारों को मनाने पर पाबंदी लगा दी, इस पे रोक लगा दिया, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर था कि जो हम लोग पढ़ रहे थे कि उसके काल में होने वाले विद्रोह, है ना, तो उसका जो बेटा था अकबर, ठीक है, अकबर सेकंड, तो उसने भी उसके खिलाफ जो है विद्रोह किया था, ठीक है। आइए आप देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के विघटन में औरंगजेब की क्या भूमिका रही है, ठीक है। औरंगजेब के बाद जो है मुगल साम्राज्य का विघटन होने लगता है, उसका पतन होने लगता है। तो उसमें मुगल साम्राज्य के विघटन में औरंगजेब की क्या भूमिका रहती है, आइए अब हम उसे देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। देखिए, औरंगजेब की धार्मिक नीतियां हिंदू विरोधी थी, जिसके कारण हिंदू सामंत और सामान्य प्रजा जो थी वो मुगलों के विरोधी हो गई। जो धार्मिक नीतियां बनाई थी औरंगजेब ने वो हिंदू विरोधी थी, ठीक है, वो हमने पढ़ा। तो हिंदू विरोधी होने के कारण जो हिंदू सामंत थे और जो हिंदू सामान्य प्रजा थी वो सभी जो है वो मुगलों के खिलाफ हो गए, उनके विरोध में हो गए, ठीक है। चलिए, औरंगजेब की राजपूत नीति में भी दोष था, ठीक है, जिसके कारण मारवाड़ और मेवाड़ मुगलों के विरोधी हो गए। औरंगजेब की जो राजपूत नीति थी वो भी दोषपूर्ण थी, जिसके कारण जो है मारवाड़ और मेवाड़ ये दोनों ही इनके खिलाफ हो गए, ठीक है। चलिए, उसकी जो दक्षिण नीति थी वो भी अव्यवहारिक थी, ठीक है ना। उसकी दक्षिण नीति यानी कि औरंगजेब की जो दक्षिण नीति थी वो भी अव्यवहारिक थी। बीजापुर और गोलकुंडा को विलय करके, मतलब जब उसने अपना दक्षिण अभियान किया, क्योंकि जो मुगल थे ना वो शुरू से ही दक्षिण अभियान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कभी भी पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए थे। तो इसलिए औरंगजेब जो था ना वो चाहता था कि मैं किसी भी तरीके से दक्षिण का अभियान जो करूं और उसको मैं जीतूं, ठीक है, उस पर जीत हासिल करूं। तो इसमें उसने अपना जीवन का अत्यधिक जो समय था वो अपना दक्षिण अभियान में ही उसने लगाया। तो उसने क्या किया कि बीजापुर और गोलकुंडा को तो उसने जीत लिया और मुगल साम्राज्य में उनका विलय भी कर दिया। लेकिन साम्राज्य इतना बड़ा हो गया कि अब भाई साम्राज्य सिर्फ बड़ा करने से तो नहीं चलेगा ना, उसकी देखभाल भी होनी चाहिए, है ना, उस पर पकड़ आपकी होनी चाहिए, तभी सब चीज कंट्रोल में रहेगा ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इतना ज्यादा बोझ हो गया, इतने बड़े साम्राज्य का बोझ इतना ज्यादा हो गया कि मुगल साम्राज्य जो था वो अपने ही बोझ से चूर होकर के पूरी तरीके से बिखरने लगा, ठीक है। चलिए, यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, मराठों के प्रति भी उसका जो प्रदर्शन था वो ठीक नहीं था, ठीक है। मराठा जो मैंने आप लोग पढ़ाया था मराठा आंदोलन, तो उसमें आप लोगों ने अगर वीडियो देख लिया होगा तो आपने उसको समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा। तो मराठों के प्रति भी जो इसका प्रदर्शन था वो ठीक नहीं था। औरंगजेब ना तो मराठों को हरा ही सका और ना उनसे मित्रता ही कर सका, ना उनको अपना सहयोगी ही बना सका, ठीक है। मराठों को ना औरंगजेब हरा सका और ना ही उन्हें अपना सहयोगी बना सका।
ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब क्या है कि औरंगजेब जो था वो एक सैनिक और सेनापति के रूप में, अब देखिए उसका व्यक्तित्व, ठीक है, तो एक सैनिक और सेनापति के रूप में वह श्रेष्ठ था। ठीक है, एक सैनिक और सेनापति के रूप में औरंगजेब श्रेष्ठ था। उसकी तुलना जो है वो बाबर और अकबर से की जा सकती है। ठीक है, उसकी जो तुलना है वो बाबर और अकबर से की जा सकती है। लेकिन औरंगजेब का शासक जो था, औरंगजेब को सफल शासक नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि उसमें प्रजा की भलाई की भावना का अभाव था। ठीक है, इतना कुछ होने के बावजूद भी औरंगजेब को एक सफल शासक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके अंदर प्रजा की भावना का अभाव था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने साम्राज्य के विस्तार के पीछे ही पड़ा रहता था। ठीक है, जब जितना भी उसने शासन किया, जितने समय तक उसने शासन किया, उसका मात्र एक ही मकसद था कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना, अपनी प्रजा की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के प्रति उसका कोई भी उसने अपना दायित्व नहीं निभाया। ठीक है, तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि औरंगजेब जो था वो सफल शासक नहीं था। सफल शासक वो होता है ना जो अपनी प्रजा को भी संतुष्ट कर सके, है ना, उसको भी, उनकी भी उन्नति कर सके, सामाजिक आर्थिक रूप से उनकी उन्नति कर सके। लेकिन औरंगजेब जो था उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब देखिए, वह स्वयं को केवल सुन्नी मुसलमानों का बादशाह मानता था और अन्य को निम्न मानता था। ठीक है, वह स्वयं को सुन्नी मुसलमानों का बादशाह मानता था और अन्य को क्या मानता था? निम्न मानता था। ठीक है, आगे देखिए, उसने प्रजा के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि औरंगजेब ने अपनी प्रजा के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कोई भी कार्य नहीं किया, तो इससे प्रजा जो थी वो बहुत ही असंतुष्ट रहती थी। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, धीरे धीरे जो जितने भी लोग थे वो सब मुगलों के विरोधी हो गए, और ये सभी जो कारण है ये मुगल साम्राज्य के विघटन में क्या भागीदारी बने। ठीक है, तो इसलिए ये कहा जाता है, ऐसा कहा जा सकता है, इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि औरंगजेब जो था ना वो ना ही तो अच्छा एक बेटा था। ठीक है, उसने अपने पिता को कैद कर दिया था 8 साल तक, है ना, और मिलने भी नहीं जाता था उनसे। ना तो वो अच्छा भाई था, उसने अपने सभी भाइयों को कत्ल करा दिया था। ठीक है, और ना ही वो अच्छा पिता था। ठीक है, तो क्योंकि उसने अपने जो पुत्र थे ना उनको भी उसने कैद में रखवा दिया था, सबको नजरबंद करवा दिया था, अपनी पुत्री को उसने कैद करा दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि ना ही वो अच्छा, वो ना तो बेटा अच्छा बना, ना भाई अच्छा बना, और ना ही पिता अच्छा बना। तो इस प्रकार से हमने देखा औरंगजेब की सारी कहानी कि औरंगजेब किस प्रकार का व्यक्तित्व वाला इंसान था, किस तरीके का इंसान था वो। ठीक है, और कैसे जो है उसके बाद जो है मुगल साम्राज्य का विघटन शुरू हो जाता है। किसी आप लोगों को जब भी ये बताया जाता है मुगल साम्राज्य के बारे में, तो ये बताया जाता है ना कि 1526 से मुगल साम्राज्य शुरू होता है और 1707 के बाद मुगल साम्राज्य जो है वो पूरी तरीके से समाप्त होने लगता है। ठीक है, तो 1707 यानी कि औरंगजेब के बाद अब जो मुगल शासक बनेंगे वो इतने प्रभावशाली शासक नहीं बनेंगे। ठीक है, तो अब हम आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि औरंगजेब का जो है चैप्टर क्लोज होता है। तो अब हम अगले वीडियो में इसके उत्तराधिकारी यानी कि इसके बाद जो गद्दी पे बैठेगा, जो बादशाह बनेगा, वो बनेगा बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, यानी कि उसका नाम था मुअज्जम उर्फ शाह आलम, और बहादुर शाह प्रथम के नाम से वो बादशाह बनेगा, मुगल सिंहासन पर बैठेगा। तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और आप मुझे कमेंट भी जरूर करिए, मुझे बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है। ठीक है, तो जो भी है आप मुझे जरूर बताइए। तो चलिए ठीक है, अब आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।